गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोज़गार समाचार की इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज की जो बड़ी अपडेट है उसे आपसे रूबरू कराते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटरव्यू में अंक निर्धारण की प्रक्रिया पर उठे सवाल। अभ्यर्थी चाहते हैं अंक निर्धारण की प्रक्रिया सार्वजनिक करे यूपीपीएससी। तो आप समझ गए होंगे ये जो अपडेट है वो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से है। आप जानते हैं कि जो सीधी भर्ती होती है या यूपीपीएससी की दूसरी परीक्षाएं होती हैं उसमें रिटर्न के बाद इंटरव्यू कराया जाता है, और सीधी भर्ती की तो सीधे से सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होती है, लिखित परीक्षा सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। अब इसके अंदर चूँकि इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो सीधे से जो है सिर्फ इंटरव्यू बोर्ड का अध्यक्ष प्रदान करता है। वहाँ बैठे हुए एक्सपर्ट सिर्फ अपनी सलाह दे देते हैं, उसी सलाह से जो है इंटरव्यू बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नंबर देता है। इस वजह से इसके अंदर जो है वो धांधली की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि यूपीपीएससी इंटरव्यू देने की जो ये परंपरा चली आ रही है इस प्रणाली को सार्वजनिक करें तथा साथ ही साथ इसमें संशोधन करते हुए विषय विशेषज्ञ यानी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनको भी नंबर देने के अधिकार दिया जाए। इसी को लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं, यूपीपीएससी से मांग कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने दिया है कि इंटरव्यू में निर्धारण का अधिकार केवल साक्षात्कार परिषद के अध्यक्ष के पास होता है। बाकी विशेषज्ञ अपनी सलाह दे सकते हैं लेकिन अंकों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। सीधी भर्ती में गड़बड़ी की जो आशंका है वो ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ सीधे इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती होती है। अभी मैंने आपको बताया जो लिखित परीक्षा होती है वो सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। तो आइए अब रुख करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 को लेकर के है। यूपीएचईएससी ने निदेशालय को भेजे 4 विषयों के परिणाम। असिस्टेंट प्रोफेसर के 298 चयनितों को 25 मई तक आवंटित हो जाएंगे कॉलेज। तो 4 विषयों के जो 298 चयनित हैं उनको 25 मई तक कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र निदेशालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज जो है निदेशालय की तरफ से संस्कृत और सांख्यिकी का रिजल्ट वो है जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने पूर्व में निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के 23 पदों, वाणिज्य के 79 और प्राणी विज्ञान के 96 विषयों का रिजल्ट भेजा था, लेकिन बाद में आयोग ने तीनों के विषयों का परिणाम जो है वो संशोधित कर दिया था, और संशोधित जो फाइल हैं वो निदेशालय को अभी तक नहीं पहुंची थी। तो इस वजह से इसकी काउंसलिंग को निदेशालय ने रोक दिया था। जिन विषयों की काउंसलिंग निदेशालय ने रोकी है उसमें वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और प्राणी विज्ञान, यानी कि इन तीनों विषयों के 96 विषयों का जो रिज़ल्ट है वो भेजा था, और इन 3 में का जो है वो काउंसलिंग है आयोग और निदेशालय को जो है वो रोक देनी पड़ी थी। और आज असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत और सांख्यिकी के रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट जो कि प्राइमरी को लेकर के है। प्राइमरी में 69,000 68,500 की, जैसे कि आप जानते हैं, भर्ती पहले से चल रही है, तो उसी को लेकर के एक रिट दाखिल की गई थी। पुनः उसी पद पर आवेदन से नहीं रोक सकती है सरकार। सहायक अध्यापकों के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की अपील खारिज कर दी गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थी को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने और चयनित होने का अधिकार है। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं और आप आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं और दूसरे पद पर चयनित हो सकते हैं। इसी तरह से सहायक अध्यापक के पद पर अगर आप प्राइमरी में कार्यरत हैं और आप आने वाली किसी और दूसरी भर्ती में उसी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसमें आवेदन आप कर देते हैं और आप पास भी हो जाते हैं, तो इस अधिकार को सरकार नहीं रोक सकती है। ये आपका अधिकार है।
कि आप उसी पद पर दोबारा से एग्ज़ाम दें और चयनित होकर अपने मनपसंद ज़िले में अपने मेरिट बढ़ाते हुए आप दूसरी जगह जाने के हकदार हैं। इसी तरह की जो रोक है राज्य सरकार की तरफ से पहले 69,000 के मामले में लगाई गई थी। बहुत से अभ्यर्थी 68,500 में जो है वो चयनित हो गए थे और उसके बाद उनको मनपसंद ज़िला नहीं मिला तो उन्होंने 69,000 में आवेदन किया और उसमें भी जो है वो पास हो गए। उसके बाद एनओसी देने से जो है वो मना कर दिया गया उनको, तो इसी को लेकर के ये अपील दाखिल की गई थी और इसी पर अब हाई कोर्ट ने जो है जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसकी अपील खारिज कर दी है और कहा है कि पुनः उसी पद पर चयनित होने और आवेदन करने का अधिकार कोई भी अभ्यर्थी रख सकता है, सरकार उसको नहीं रोक सकती है। आइए एक और बड़ी अपडेट से आपको जो है रूबरू कराते हैं, जो कि मदरसों के अनुदान को लेकर के है। नए मदरसों को अनुदान देने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने मदरसों को अनुदान देने की जो नीति थी वो ख़त्म कर दी है। अखिलेश सरकार की नीति को योगी सरकार ने ख़त्म किया है। अभी नीति के तहत अनुदान के लिए कोर्ट जा रहे थे प्रबंधक। अखिलेश सरकार ने नीति बनाई थी कि 2003 तक जो भी मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और जो मानक पूरे करते हैं उनको जो है सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा सकता है। तो योगी सरकार के पहले शासनकाल में किसी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया था। तो 2003 तक की मान्यता वाले कुछ मदरसे वाले जो कि मानक पूरे करते थे, उनकी नज़र में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी कि हमारे मानक पूरे हैं तो सरकार हमें अनुदान क्यों नहीं दे रही है। तो हाई कोर्ट ने उस अपील का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। तो उसी को देखते हुए योगी सरकार ने उस नीति को ख़त्म कर दिया जिसमें अनुदान दिया जाता था। तो अब ये कहानी, एक कहावत जो है वो सही कर दी गई है कि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अनुदान देने वाली नीति ही नहीं रहेगी तो अनुदान भी नहीं दिया जा सकता है। तो अब मदरसे वाले खामोशी से बैठे हैं, कोई अनुदान सरकार की तरफ से उनको नहीं दिया जाएगा। आइए एक और बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था को $450 अरब का सहयोग, 5G सेवा जल्द, 6G पर भी काम शुरू। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 5G की जो सेवा है वो आम जनता के लिए बहुत जल्द जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी और सहायक अध्यापक भी दोबारा दे सकते हैं सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। आइए अब एक और बड़ी अपडेट देखते हैं जो कि बीएड डिग्री धारकों को लेकर के है। टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार। इसके बारे में अभी 3 दिन पहले ही जो है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि टेट पास बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। इसके बारे में जो है पूरी जानकारी बता दी गई थी कि एनसीटीई के जो प्राइमरी में शामिल करने का 2018 की गाइडलाइन है बीएड को, उसे राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है वो रद्द कर दिया था। तो उसी बात को लेकर के हाई कोर्ट ने एनसीटीई से भी पूछा है कि क्या एनसीटीई ने कोई नई गाइडलाइन जारी की है। इसका जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। तो इसी को देखते हुए अभी भी हाई कोर्ट ने टेट पास बीएड डिग्री धारकों के पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक को बरकरार रखा। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे दैनिक रोजगार समाचार से रिलेटेड। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो थोक महंगाई 30 साल में सबसे ज़्यादा। तो मोदी जी के शासनकाल में ये जो थोक महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर 30 साल में सबसे ज़्यादा पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की बेकाबू कीमतों का असर है। 15.08% जो है वो महंगाई सबसे ज़्यादा पहुंच गई है। मोदी सरकार महंगाई रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अलबत्ता रोज़ बरोज़ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, गैस हो, निरंतर रात दिन उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और अपने फ्रेंडों की जो पूंजी है उसको बढ़ा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल के बाद 13वें महीने में भी 2.5 अंकों में बनी रही WPI तो 16.31% WPI महंगाई थी सितंबर 1991 में। तो सितंबर 1991 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई वो आज के इस डेट में है। कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा तेज़ी, सब्जियां जो हैं वो 23% उसकी वजह से महंगी हो गई हैं। तो ये बात थी महंगाई को लेकर के। तो थोक महंगाई की दर 15% के पास पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक। ये भी उसी न्यूज़ के बारे में ख़बर है। तो अगली न्यूज़ पर अब बात करते हैं कि इतने करोड़ रुपये 42,500 करोड़ रुपये जो है महज 1 मिनट में
LIC के निवेशकों के डूब गए हैं। ये जो शेयर बाज़ार है ये उसकी हालत आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं कि क्या हालत बाज़ार की चल रही है। और एक और बड़ी जो करंट अफेयर्स की है खबर वो आपके लिए ये है, और हो सकता है कि इससे तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिले। नौसेना की ताकत बढ़ी, स्वदेशी युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का जलावतरण कर दिया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया है एक तरह से कह लीजिएगा आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का मुंबई स्थित मझगांव डॉक्स में जलावतरण किया है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये मुंबई के मझगांव डॉक्स के अंदर। और किसने किया है इनका जलावतरण? तो ये क्या है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह ने। तो ये याद रखना कि सूरत और उदयगिरी क्या है, सवाल पूछा जा सकता है कि सूरत और उदयगिरी जो कि हाल ही में सुर्खियों में था क्या है, तो ये दोनों क्या हैं? युद्धपोत हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब रुख करते हैं एक और बड़ी करंट अफेयर्स के बारे में जो कि इको से है। पहली तिमाही में 12 से 13% विकास दर का अनुमान ये इरका कह रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि 2022-23 की पहली तिमाही में विकास दर क्या रहने का अनुमान जो है इरका की तरफ से लगाया गया था, तो ये है 12 से 13%। और 7.2% रह सकती है सालाना विकास दर। रेटिंग एजेंसी ने बढ़ती महंगाई पर जताई है चिंता। तो 7.2% जो ग्रोथ है वो वार्षिक इसका अनुमान लगाया है इरका ने। और जो तिमाही है पहली तिमाही उसमें 12 से 13% विकास दर का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और जो ख़बर है वो आपके लिए बड़ी अहम हो जाती है कि अगर आप गलत दिशा में वाहन चलाते हो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आप जो है अगर गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं और वाहन का आपका हादसा हो जाता है, तब आप जो है मुआवजे के हकदार नहीं, मुआवजा नहीं मांग सकते। ऐसी बात ये कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए आप अपनी दिशा में चलिए, अपने हाथ को चलिए, सुरक्षित चलिए और हिफाजत से अपनी मंजिल को पहुँचिए, जल्दबाजी ना कीजिए। तो ये एक अहम जो है वो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से है कि गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटना पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी वाहन चलाएं तो अपनी दिशा में चलाएं, गलत दिशा में ना चलाएं और हिफाजत से अपनी मंजिलों तक पहुँचें। ये जो ऑर्डर है वो रोहिणी कोर्ट ने सुनाया है। आइए अब एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि विवादों में कभी ताजमहल है, कभी ज्ञानवापी है, कभी शाही ईदगाह मथुरा और अब कुतुब मीनार और कभी जामा मस्जिद दिल्ली की, कि रोज़ रोज़ नए नए ड्रामे जो हैं आपको सुर्खियों में, अखबारों में और मीडिया चैनल के अंदर जो है दिन रात आपको यही करते हुए मिल जाएंगे। किसी मीडिया चैनल पर आपको महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, इस पर कोई बात करते हुए नहीं मिलेगा। आपको ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह, अलीगढ़ की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल, यही सारी बातें मिल जाएंगी कि फ़ला के नीचे मंदिर है, फ़ला के नीचे वो मूर्ति है। सारी बातें मैं आपको इसी में लगाए हुए ये मीडिया चैनल वाले मिल जाएंगे, ताकि आप लोग इनके जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है उससे बाहर ना निकल सकें, आप महंगाई की बात ना कर सकें, आप बेरोज़गारी की बात ना कर सकें। इसलिए एक अच्छा जो अफ़ीम का नशा है वो पिला रखा है। खैर, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।